काम करने के लिए। धन्यवाद। श्री राजेश रंजन। सभापति महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने जो बात बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मानवीय जीवन से जुड़ा जिन मुद्दों को इन्होंने यहाँ इनके द्वारा लाया गया है, उनके समर्थन में मैं खड़ा हूँ। लेकिन उन्हें मैं याद दिलाना चाहूँगा, शायद उस वक्त इन्हीं की सरकार थी उत्तराखंड में, जब एक बाबा की मौत हो गई थी भूख हड़तालों से। एक बाबा नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, एक ऐसे बाबाओं की मौत हुई थी जो माफिया के खिलाफ, प्रकृति को नष्ट करने वाले माफिया। राजेश जी, वो नाम आपको नहीं लेना चाहिए। नहीं, नाम नहीं ले रहा। नहीं, मैं उसको निकाल भी दूंगा। नहीं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा। आपने कहा कौन बाबा, तो मैंने नाम बोला। नहीं तो नाम इन्होंने कर दिया ना। मैंने कहा कि एक बाबा की मौत हुई थी भूख हड़तालों से। उस वक्त भाजपा की सरकार थी। कर दिया ना। किस चीज को रिकॉर्ड से बाहर किया जाएगा? अच्छा, नहीं ना, ठीक है ना। आपकी दिलचस्पी बाबा रामदेव में है, अच्छी बात है। कहीं गलत रूप से मिस इंटरप्रेट नहीं हो जाए। नहीं, अच्छी बात है। वो कार्रवाई से बाहर कर दिया गया है। वो गलत रूप से अगर मिस इंटरप्रेट हो गया तो नहीं, आपकी प्रतिबद्धता जायज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी प्रतिबद्धता जायज है। मेरा कहना यह है कि आपने जो बातें कही उसको, यह देश 120 करोड़ लोग इससे अलग नहीं है। प्रकृति और परमात्मा, गॉड गाइड बाय नेचर और नेचर गाइड बाय गॉड। प्रकृति और परमात्मा दोनों एक दूसरे के प्रदत्त शक्ति है, और जीवन पद्धति जो हमारी है वो कंप्लीट साध और साधना जो हमारी जीवन पद्धति है वो हिमालय और पहाड़ों से और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल उठता है कि आप वहां हिमालय में रहने वाले अधिकतर मुख्यमंत्री भाजपा के रहे हैं। उत्तराखंड में आप भी मुख्यमंत्री रहे, खंडूरी साहब मुख्यमंत्री रहे, हमारे मित्र चले गए, उनके वालिद साहब मुख्यमंत्री रहे। आज राजनीति का बहस नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि आप किस रूप से इस नियम को आप कैसे बनाना चाहते हैं। एक व्यक्ति 1 महीना से अत्यधिक समय भूख हड़ताल पर रह करके पहाड़ों की संरक्षण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए अपने जीवन को समाप्त कर लेता है, और ठीक 5 किलोमीटर दूरी पर एक और व्यक्ति के द्वारा भूख हड़ताल होता है। उनके लिए पूरा देश और पूरी सरकार लग जाती है, और जब पहाड़ों की सुरक्षा और उसकी संरक्षण पर जब एक व्यक्ति अपने जीवन की लीला को समाप्त करता है तो उसके लिए किसी की चिंता इस देश में नहीं होती है। तो मैं गंभीरता की ओर प्रश्न कर रहा हूं कि ये कितनी गंभीर विषय पर आप कितने गंभीर हैं और सदन कितना गंभीर है, यह बहुत बड़ा अहम सवाल है। इसीलिए मैं इस बातों को आपके सामने रखा है। सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो सभ्यता है, अभी वो खड़े हैं, बैठे हैं, तो आप बोलिएगा। नहीं तो उनकी इच्छा है कि नहीं, आप बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने वो बैठे तब बोले, नहीं बैठे तब। दुनिया सब जानती है, मैं नियम का पालन करता हूं, कि सदाशिव जो हमारे सबसे पहले आराध्य गुरु हैं, तब से लेकर के आज तक, उनसे पहले भी ऋषि मुनि के काल से, आदम काल से लेकर के, आदि काल से लेकर आज तक, जिन महापुरुष और जिस ऋषि मुनियों के बारे में और जिस जीवन पद्धति के बारे में जो बातें कही जाती है, आप आयुर्वेद की बात किया है, आप अध्यात्म और संस्कृति की बात किया, आप तहजीब की बात किया है, आप जीवन, जल, जंगल, जमीन की बात की है। इसमें बहुत सारे चीजें हैं। जब भाई नरेंद्र मोदी जी ने जब जिस वक्त जिस पहाड़ों में जो शब्द कहे हैं उसको उद्धृत नहीं करना चाहता, लेकिन जिन बातों की अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो बहुत लगातार कई देशों से जो हमारी विदेश नीति के साथ जो व्यापार को लेकर के हमारा समझौता हुआ है, उसमें भी ये सारी बातें हैं कि कैसे व्यापार को बढ़ाया जाए। लेकिन क्या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके
अब प्रकृति और जीवन को नष्ट करके क्या किसी भी उपभोक्तावादी संस्कृति को जन्म देना और संपूर्ण पश्चात सभ्यता को सिर्फ अर्थ के लिए, धन के लिए, जीवन के को, संपूर्ण मानवीय जीवन की संवेदना को समाप्त करते हुए और सारे पूंजीपतियों का आगमन, और हमारी नीति ही बनती है पूंजीपतियों के भौतिक सुख के लिए। हम जानना चाहते हैं कि आज तक उत्तराखंड का सवाल हो या जो हमारे यहां सबसे बड़ा इस देश में जो भूकंप आया, वो दो जो त्रासदगी है इस दुनिया में, इस देश में दो त्रासदगी, एक सिक्किम की, एक उत्तराखंड की। वो दो त्रासदगी क्या मानव निर्मित है या प्रकृति निर्मित है? मानव निर्मित त्रासदगी के कारण ही ये दो बड़ी घटना घटी है, और इसके कारण भारत सरकार की नीति है। भारत सरकार की नीति कभी भी हिमालय और पहाड़ों में रहने वाले मानवीय जीवन की संवेदना को महसूस नहीं किया, जिनके कारण इस तरह की त्रासदगी उत्पन्न होती है। क्या हम जानना चाहते हैं, मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, क्या उस जी जरूर सर, सदन में पप्पू यादव जी बोल रहे हैं, हमारी इच्छा है कि इतना अच्छा बोल रहे हैं कि पूरा देश इनकी बात को सुन रहा है। ऐसा ही अच्छा आप हमेशा बोलते रहे, हमारा आपसे यही आग्रह रहेगा। से कहाँ बोलते, कहाँ से कहाँ कहाँ नहीं, हमारे भाई हैं, बहुत भाई उधर बैठे हैं और बहुत सम्मान करते हैं, सब मेरे मित्र हैं। बचपन से हम, राजीव जी, रामकृपाल बाबू, हम लोग एक साथ एमएलए रहे, एमएलसी रहे, एमपी रहे, हम लोग साथ हैं और बहुत प्यार है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम भारतीय लोकतंत्र के मुद्दे पर और संस्कृति के मुद्दे पर एक साथ है, चिंता ना करिए, हम लोग इसमें अलग नहीं है। मानवीय सभ्यता पर हम लोग एक साथ हैं। हम सिर्फ आपसे दो तीन बात कहना चाहेंगे कि गंगा से पहले हिमालय सुरक्षा के सवाल को लेकर के मंत्रालय की परिकल्पना क्यों नहीं की गई? जब गंगा हिमालय के गोद से ही निकलता है। आप कभी ऋषिकेश में और देहरादून में मंत्री महोदय स्नान किए हैं? मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी, वहां का पानी कितना सड़ चुका है, और सड़े हुए पानियों में पूरे भारत के लोग जाके डुबकी लगाते हैं। मैं तो कहना चाहूंगा माननीय यहां बैठे मंत्री महोदय से, एक अविलंब मंत्रालय की खोज हो और मंत्रालय को बढ़ाकर हमारे एक हिमाचल के राजा के पुत्र भी यहां बैठे हैं और एक राजा बैठे हुए हैं पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में, दोनों में किसी दोनों व्यक्ति को मंत्रालय को वहां दिया जाए ताकि हिमालय की सुरक्षा पूर्ण और मजबूत रूप से हो। ये हम ऐसा चाहेंगे कि यदि सरकार करे और आपको लाएं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मैं आपसे एक छोटी सी घटना के बारे में उद्धृत करूंगा, जिसमें यहां लिखा हुआ है, अंग्रेजी राज के दौर पहाड़ों में थी, इन समस्याओं का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक केंद्र कोई समुचित नीतिगत पहल नहीं करता। पहाड़ों के सड़क बनाने के लिए आधुनिक तकनीकी अमल नहीं हो पाती। पर्वतीय क्षेत्र में ना तो रेल, ना तो वायु, नहीं तो सड़क। आजादी के 67 साल के बाद भी 2-3 रेलवे, यदि हम दार्जिलिंग और कुछ जगहों को, यदि हम उस बातों को जिक्र नहीं करें, सभी बातों को आपने जिक्र किया है, तो क्या आप जिस तरीके की वहां पर, मैं आपसे जानना चाहूंगा निशंक जी, 100 साल 200 सालों का पौधा लगाया जाता है पहाड़ों में, जिसकी आयु 100 साल होती है, 150 साल की होती है, 200 साल की होती है जिस पौधे की, और जो चीर या देवदार जैसी कई पौधे जिस पहाड़ों को कंप्लीट रूप से जड़ से उस पहाड़ों को पकड़ता है, हिमालय की मजबूती है, जो हिमालय को ताकत देती है। आप ऐसे पेड़ों को आप
पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों और माफियाओं के हाथ में, दलालों के हाथ में गिरवी रख करके बेचकर नए 10 साल 20 साल के पौधे को आप लगाने की, मैं निशंक जी नहीं आपका नाम नहीं ले रहा हूं। ये बिल है श्रीमान, और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ 2-3 चीजें आपने जो आपत्ति बार बार कह रहे हैं कि वो बाहर के जो लोगों को लेकर के हम उधर करने वाले नहीं, आप नहीं, कोई नहीं, ये इस बिल पर बोले ना फिर आप। ये बिल सिर्फ हिमालय क्षेत्र के जंगल जमीन और जो सारा क्षेत्र है उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, वो चाहे वहाँ का आयुर्वेद है, चाहे वहाँ के जंगल हैं, और चाहे वो जो सब चीज वो संपत्ति है वो पूरे विश्व के लिए है, देश के लिए। इसलिए इसको लाए कि मैं उसी पर आप ही की और नीति बने, नीति बन करके इसका व्यवस्थित हो। मानवर, मैं आपके ही मुद्दों पर आ रहा हूँ। निशंक जी आपकी भावना को विस्तार से पाकिस्तान, नेपाल, आपकी चीन, भावना को आगे बढ़ा रहे भूटान, हैं। म्यांमार, बांग्लादेश, मैं आप ही के मुद्दे पर आ रहा हूं, मैं उसमें नहीं। मैंने कहा कि मैं किसी ऐसे चीजों को, मैंने आपके बारे में नहीं, मैंने कहा जिस तरीके की नीति और जो आज तक घटना घटित हुई है, मैं उसका जिक्र आपके, चूंकि आपने इस महत्वपूर्ण विषय को लाया है सदन में, इसलिए मैं आपको मैंने इस बात को आपको याद दिलाया कि आप इस बात को जानते हैं कि किस तरीके से दलालों की, बिचौलियों की और माफियाओं की वहां पर, अब जैसे आप लगातार उस इलाकों में बिजली परियोजना को आप लाए जा रहे हैं, दुनिया को पूरा का पूरा आप ला रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, क्या वहां पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े अच्छे चित्ररंजन, सिनेमा की जो चीजें हैं, मनोरंजन, जो पर्यटक स्थल है, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े योग का घर, साधना पद्धति, क्या इन सारे चीजों को पहाड़ों में और हिमालय में ला करके क्या हम उसको विकसित नहीं कर सकते हैं? क्या सिर्फ बिजली को ला करके ही हम उस इलाके की आर्थिक समृद्धि को हम विकसित कर सकते हैं? जबकि आप जानते हैं कि किस तरह की घटना को, दुर्घटना को यह जन्म देती है, और जिस तरीके की दुर्घटना होने वाली उस इलाके में है, इन बिजली परियोजना को लेकर के ये किसी से छुपी नहीं है। और उसके बाद जो पूरे देश के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जिनका नाम कहते हैं नहीं लेना है, नाम लेंगे तो पुनः एक आपत्ति होगी, जिनके लिए पूरा देश और दुनिया में, विदेशों में घुमा जा रहा है, और पूरे ऐसे पूंजीपतियों को महामंडित और दुनिया को बढ़ाने के लिए जो एक ताकत दी जा रही है, क्या ऐसे पूंजीपतियों को और पूर्व में भी जैसे पूंजीपतियों को जो आप ला करके पूरे के पूरे हिमालय और पहाड़ों की संस्कृति और तहजीब को नाश किया है और पूरे जीवन पद्धति को नाश किया है, क्या सरकार इस मंत्रालय के माध्यम से कोई ऐसी नीति बनाएगी ताकि वहां के जो पर्यावरण का मामला है, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण जीवन से जुड़ा चीजें हैं, जल जीवन से जुड़ा चीजें हैं, क्या आप ऐसा कोई नीति लाएंगे, ऐसी कोई प्रिंसिपल बनाएंगे जिसके तहत वहां का जीवन भी बचे, वहां की प्रकृति नष्ट ना हो, वहां के पर्यावरण और जल कम से कम दूषित ना हो, जहर ना हो, और जिससे आम जीवन प्रभावित ना हो? एक मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा मेरा सवाल है, बिहार का जो इलाका है, मेरा जो इलाका जहां से मधेपुरा, सहरसा का जो लोकसभा है, सुपौल है, पूर्णिया है, जो सभी लोग उस इलाके में जो सीवर हैं, मधुबनी, दरभंगा का जो पूरा इलाका है, नेपाल जो हिमालय का जो कुछ पोर्शन है, जो में हमसे बहुत ही नजदीक में है, हम आप जानते हैं कि उस हिमालय और नेपाल के चलते बार बार हर साल इस विश्व की सबसे बड़ी नदी, जो त्रासदगी की नदी है कोसी, उस हिमालय के कारण जो कोसी की त्रासदगी, जिसके चलते संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाता है, बिहार का जो उत्तरी बिहार है, उस जो उत्तरी इलाका है, क्या मैं उसी पर जानना चाहता हूं कि ऐसी कोई मंत्रालय में जब आप लेंगे तो क्या उसको किसी काउंसिल के तहत उस इलाके को आप उस मंत्रालय में, जो हमारा जो उत्तर बिहार है,
जो लगातार किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, भागलपुर, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी का जो इलाका है, यदि आप उसको काउंसिल के तहत लेते हैं तो मैं समझता हूं कि उस इलाके के डेवलपमेंट का जो सबसे बड़ी आज कमी है, जो सब जानते हैं, रामकृपाल जी भी बैठे हैं और हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं रामकृपाल जी उस इलाके में, कि आज यदि वह जो उत्तर बिहार का जो अधिक पोर्शन है वह यदि हम बाढ़ से यदि हम त्रासदी से मुक्त कर देते हैं तो निश्चित रूप से उस इलाके की जो किसान हैं, उस इलाके के जो नौजवान हैं, जो कृषक हैं, उस इलाके को जाना गया है मछली, धान, पान, मखान, ये जो 4 चीज है, ये 4 चीज उस इलाके के आम आदमी को समृद्ध करेगा और दुनिया के सबसे ज्यादा ताकत देगा। तो इस पर क्या आपकी कोई योजना है? राजेश साहब, मैं बस खत्म कर रहा हूं। इस पर क्या आपकी कोई योजना है कि नहीं? तीसरी चीज, मैं आपको 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, मैं सिर्फ इतना आपको कहना चाहता हूं कि डेवलपमेंट, विकास का मतलब, भैया हिमालय है तभी तो कह रहे हिमालय मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो हिमाचल देवभूमि, हिम के गोद में, और आप देवभूमि के आप वसिंदे हैं मित्र, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, यदि सही मामले में विश्व के इतिहास में हिमालय पहाड़ का सबसे बड़ा महत्व और योगदान है। हमारी सुरक्षा भी हिमालय से पूरी भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा, संस्कृति, सभ्यता के साथ हमारी सुरक्षा सबसे अत्यधिक, यदि हिंदुस्तान की सुरक्षा सेना से ज्यादा यदि किसी चीजों का बहुत महत्व है तो हिमालय हमारी सुरक्षा के लिए सबसे मजबूत ताकत और स्तंभ है। हम हिमालय की प्रकृति को नष्ट न होने दें। समाप्त करें आप। बस एक लास्ट करो। मैं बुलाता हूं। हिमालय को हम किस तरह मजबूत करें, और हिमालय के बीचों में जो प्रदेश है और उसके इलाके में चाहे जो भी बांग्लादेश हो, हिमाचल हो, जितने प्रदेश हैं, उसको विकसित करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए हमारी संस्कृति जो वर्तमान में चुनौती है और जो भूत और भविष्य की कल्पना है, भूत में जो हुआ और भविष्य में ऐसा ना हो, तो इसके लिए सरकार एक ठोस मंत्रालय के साथ हमारी संस्कृति, तहजीब और हमारी प्रकृति और परमात्मा का जो मिश्रण ताकत है उसका नष्ट ना हो, इसके लिए सरकार कोई कदम उठाएगी कि नहीं, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।